स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए हैं। इस्तीफों की मंजूरी की समरी इलेक्शन कमीशन को भी मौसूल हो चुकी है। कौमी असम्बली ज़राए का कहना है कि स्पीकर ने इस्तीफे 22 जनवरी को मंजूर किए थे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बटन काम आया ना पीटीआई अराकीन की दौड़े। पीटीआई के मजीद 43 अराकीन के इस्तीफे 22 जनवरी को ही हो चुके थे मंजूर। असेंबली ज़राए का दावा 23 जनवरी को दी गई इस्तीफों की वापसी की दरख्वास्तें गैर मुअस्सिर करार। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। कौमी असम्बली के ज़राए का बताना है कि स्पीकर ने 22 जनवरी को बाकी 43 अराकीन के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए थे, इसलिए 23 जनवरी को ईमेल और व्हाट्सएप दरख्वास्तें खिलाफ ज़ाब्ता थी। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे ताहाल मंजूर नहीं हुए। पीटीआई के अरकान असम्बली सरदार तालिब और नवाज इलाही ने छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी थी, जो असम्बली फ्लोर पर पढ़ी जा चुकी है। उनके अलावा कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होने वाले मुनहरिफ अरकान ही बाकी बचे हैं। 43 इस्तीफों की मंजूरी के बाद मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 122 और शेख रशीद का एक इस्तीफा मिलाकर 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत का मकसद अपने एजेंडे के मुताबिक इलेक्शन के नताइज हासिल करना है, जबकि फवाद चौधरी का कहना है कि अब पार्लियामेंट में 40% नशिस्तें खाली हैं। मजीद इस्तीफे मंजूर करने पर रद्द-ए-अमल में शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत ऐसा हिज़्ब इख्तिलाफ चाहती है जो उसके अंगूठे के नीचे हो। पीटीआई का असम्बली वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। पंजाब में एक मुतनाज़ शख्स को निगरान वज़ीर आला लगाया गया है, जबकि फवाद चौधरी ने कहा कि नेशनल असम्बली बड़ा रबड़ स्टैम्प बन गई है। 5वीं बार स्पीकर साहब ने जूते छोड़कर दौड़ लगाई। अब पार्लियामेंट में 40% नशिस्तें खाली हैं। ये लोटों के वोटों के सहारे हुकूमत करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने निगरान वज़ीर आला पंजाब पर अपोजिशन का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। कहती हैं इनका रोना अब शुरू हो गया है। क्या निगरान वज़ीर आला फराह खान को लगा देते, क्योंकि उनके पास पंजाब को चलाने का तजर्बा मौजूद है। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। कह रहे थे ना कि उन्होंने इतराज़ किया, तो मेरा ख्याल है कि उनका रोना अब शुरू हो गया है। और अगर किसी पे के नाम पे इतराज़ है तो फराह गोगी साहिबा को लगा दें पंजाब का निगरान वज़ीर आला, क्योंकि पंजाब को चलाने का तजर्बा उनके पास है। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात से मुतालिक पंजाब और केपी के गवर्नर्स को खतूत लिखने का फैसला। खतूत में आम इंतखाबात से मुतालिक एक तारीख देने का कहा जाएगा। ज़रा इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा बताना है। और इलेक्शन कमीशन दोनों असम्बलीज़ के आम इंतखाबात के लिए तैयार है। आज की इस अहम मुलाकात में ये ब्रीफिंग दी गई है। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज एक अहम इजलास तलब किया गया था, जिसमें कई अहम अमूर पर बातचीत की जानी थी। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, देखिए एक अहम बैठक थी, क्या अहम फैसले किए गए? जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन का हफ्तावार एक अहम इजलास था, जिसमें जो आम इंतखाबात जो पंजाब और केपी के हैं उससे मुतलिक जो इलेक्शन कमीशन के मुतलका विंग्स थे उनकी जानिब से जो है वो ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि पंजाब में 53,000 जो है वो पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए जाएंगे, जबकि केपी के में 17,000 जो पोलिंग स्टेशन है वो कायम किए जाएंगे। और इसके अलावा 5 लाख से ज़्यादा जो सिक्योरिटी एहलकार होंगे वो सिक्योरिटी के खिदमात के तौर पर जो है वो उनकी खिदमात जो है वो हासिल की जाएंगी। इसके अलावा जो इजलास में जो पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से जो इस्तीफा का मामला है, जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि उस पर कोई वाज़े तौर पर कोई फैसला जो है वो ना हो सका। उस पर मुशावरत हुई, मामला ज़ेर गौर आया, लेकिन उस पर कोई तफसीली गुफ्तगू जो है वो ना हो सके। और इसके बाद अब ये तवक्को की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन जो पीटीआई रहनुमाओं की दरख्वास्त है उसको ओपन कोर्ट में जो वो सुने। इसके अलावा जो इजलास में जो दीगर अहम फैसले लिए गए, ज़राए के मुताबिक ये फैसला किया गया है कि तमाम जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनसे जो पोलिंग का अमला है, पोलिंग का जो स्टाफ है, जो आरओज़ है, जो डीआरओज़ है, उनके लिए मुतलका जो अदलिया है उनको ख़त लिखा जाए और उनसे फहरिस्तें जो है वो मांगी जाए, ताकि उनकी जो ट्रेनिंग का जो सिलसिला है उसको जो है वो शुरू किया जा सके। इसके अलावा जो इस वक्त सबसे बड़ी जो तमाम लोगों की जो नज़रें हैं वो इस बात पर है कि जो पोलिंग डे है वो क्या मुंतखब किया जाएगा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि वो गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी को बाकायदा तौर पर दोबारा जो है खतूत अरसाल करेंगे और इस खतूत में जो है उनसे पोलिंग की जो तारीख है वो मांगी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है वकार, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کفایت جاری کے لیے اہم اقدام۔ محسن نقوی نے سرکاری فنڈز کے بے جا استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ وزیر اعلیٰ آفس میں دعوتوں پر پابندی، مہمانوں کو چائے بسکٹ ملیں گے۔ محسن نقوی نے اپنے لیے کھانا اور چائے گھر سے منگوانے کی روایت بھی قائم کر دی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ ذاتی اور اپنے سٹاف کے اخراجات بھی خود برداشت کریں گے۔ ڈپٹی بیورو چیف لاہور حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، نگراں وزیر اعلیٰ کی جانب سے ایک نئی مثال قائم کی گئی ہے۔ جی بالکل، یہ پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے کفایت شاری پالیسی اپنے سے شروع کی، اور آج انہوں نے آمد و رفت کے دوران ٹریفک بند نہ کرنے کی بھی ہدایت کی ہے، اور سگنل ٹو سگنل جو ہے وہ ٹریفک کا فلور برقرار رکھا جائے گا۔ اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پروٹوکول اور سیکیورٹی نہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے جو وزیر اعلیٰ آفس کی جانب سے بھجوائی گئی گاڑیاں واپس کر دی ہیں، اور ذاتی گاڑی اور پیٹرول ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنا استعمال کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سرکاری فنڈ کے بے جا استعمال پر مکمل پابندی عائد کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ آفس میں کھانوں اور دعوتوں کو روک دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ آفس میں دوپہر کے کھانوں پر بھی مکمل پابندی عائد ہوگی، اور وزیر اعلیٰ آفس آمد پر مہمانوں کو چائے اور بسکٹ جو پیش کیے جائیں گے وہ بھی اپنے اخراجات اپنی جیب سے کروں گا، اور اپنے لیے کھانا اور چائے گھر سے منگوانے کی نئی روایت قائم کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ نے وزیر اعلیٰ آفس میں افسران کو کفایت شاری اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کفایت شاری کے نام پر ماضی میں حکومتیں وزراء اعلیٰ جو ہے وہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے تھے، جس سے سرکاری خزانے کو جو بے دریغ استعمال کیا گیا، اور نگران وزیر اعلیٰ نے سید محسن رضا نقوی کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا۔ آپ نے اپڈیٹ کیا حسن رضا، آپ کا شکریہ۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ بریک ڈاؤن کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ خدشہ ہے ہمارے سسٹم میں بیرونی مداخلت تو نہیں ہوئی، بیشتر علاقوں میں بجلی بحال کر دی، مکمل بحالی میں 2 سے 3 روز لگیں گے۔ ملک کا ترسیلی نظام مکمل محفوظ رہا، وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ آج صبح 5:15 پر مکمل طور پر پاکستان کا نظام جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے۔ جو ہمارے جوہری پلانٹ ہیں کراچی میں اور چشمہ میں، انہیں 48 سے 72 گھنٹے چاہیے دوبارہ شروع ہونے کے لیے۔ کوئلے کے پلانٹس ہیں انہیں بھی تقریباً 48 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ اگلے جو 48 گھنٹے ہیں ان میں ملک میں بجلی کی کچھ کمی رہے گی۔ جو ہمارا ترسیلی نظام ہے پورے ملک کا، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے محفوظ ہے۔ وزیر اعظم نے ایک 3 رکنی کل انکوائری ٹیم بنائی ہے، جس کی سربراہی وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کر رہے ہیں۔ خدشہ ہے جس کو ہم نے ابھی رول آؤٹ کرنا ہے اپنی تفتیش کے ذریعے، کہ کیا کہیں ہمارے سسٹم میں کوئی بیرونی مداخلت تو نہیں ہوئی۔ ابھی آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف بریک ڈاؤن پر سخت برہم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے متعلقہ ڈویژن کے حکام کی سرزنش۔ انہوں نے کہا بتایا جائے بجلی کیوں بند ہوئی اور فوراً بحال کیوں نہ ہو سکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بریفنگ پر اظہار عدم اعتماد۔ وزیر توانائی نے وزیر اعظم کو بجلی بریک ڈاؤن پر بریفنگ بھی دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف بریک ڈاؤن پر سخت برہم ہوئے، اور انہوں نے کہا بتایا جائے بجلی کیوں بند ہوئی اور فوراً بحال کیوں نہ ہو سکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بریفنگ پر اظہار عدم اعتماد۔ وزیر توانائی نے وزیر اعظم کو بجلی کے بریک ڈاؤن پر بریفنگ بھی دی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف بریک ڈاؤن پر سخت برہم ہوئے۔ خبر شامل کریں، اسلام آباد میں پیغام پاکستان سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں شریک ملک بھر سے جید علماء کرام نے نفاذ شریعت کے نام پر طاقت کے استعمال اور ریاست کے خلاف مسلح محاذ آرائی کو شریعت کی روح سے ممنوع قرار دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ شرپسند افراد کے خلاف کارروائی ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ مفتی تقی عثمانی کا کہنا تھا کہ ریاست کے خلاف کفر کا فتویٰ بالکل غلط ہے۔ اسلام آباد میں پیغام پاکستان سیمینار، ملک بھر سے جید اور مستند علماء کرام کی شرکت۔ سیمینار میں وطن عزیز کی سالمت کو دہشت گردی، انتہا پسندی سے خطرات کا جائزہ، قرآن و سنت، دستور پاکستان اور قوم کی اجتماعی سوچ کے مطابق بیانیہ تشکیل، نفاذ شریعت کے نام پر طاقت کا استعمال اور ریاست کے خلاف مسلح محاذ آرائی شریعت کی روح سے ممنوع قرار۔ شرپسند افراد کے خلاف کارروائی ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ سیمینار کا اعلامیہ جاری۔
इस्लामिया के मुताबिक इस्लामी तहजीब व तमद्दुन की रूहानियत, अदल इंसाफ और हकूक़ व फ़राइज़ में तवाज़ुन को बरकरार रखना जरूरी है, जिससे पाकिस्तान में मजबूत मुत्तहिद इस्लामी और जमहूरी मुआशरा बन सकता है। कौमी असम्बली और सेनेट से कवानीन पास होने के बाद पूरे मुल्क में बतौर पॉलिसी नाफिज होने चाहिए। एलामिये में वाज़ेह किया गया है कि किसी भी बयानिए की वजह से पाकिस्तान की इस्लामी हैसियत से इनकार दुरुस्त नहीं। पैगाम पाकिस्तान सेमिनार के मुताबिक पाक फौज और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकारों को गैर मुस्लिम करार देना कानून की खिलाफ वर्जी है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई इस्लामी तालीमात की रूह से बगावत का संगीन जुर्म है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने वीडियो खिताब में वाज़ेह किया कि रियासत के खिलाफ कुफर का फतवा बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, उसका दस्तूर इस्लामी दस्तूर है, उसका काम उसको बहैसियत मुसलमान के आपको तस्लीम करना चाहिए। उसके बारे में आपका इर्तिदाद या कुफर का फैसला या फतवा बिल्कुल गलत है। और ये मैंने मिसाल उस वक्त भी दी थी कि कलिमा तय्यबा पढ़कर एक आदमी मुसलमान हो जाता है तो फिर उसके बाद अमली तौर पर कमजोरियां होती हैं, तो उसकी वजह से उसको काफिर नहीं कहा जाता। इसी तरह पाकिस्तान का भी मामला है, इस्लामी रियासत का भी मामला है। फिर मैंने उनको बताया कि पाकिस्तान के अंदर अगरचे अभी तक हमारी वो मंजिल अफसोस है कि हासिल नहीं हो सकी कि पूरे शरीयत नाफिज हो, लेकिन उस निफाज के तरीके में या उस निफाज के लिए सही तरीका इख्तियार करने में खुद हमसे कोताहियां हुई है। और दस्तूर में जो तरीके तजवीज़ किए गए हैं कवानीन को इस्लामी बनाने के लिए, उन पर हमने तवज्जो नहीं दी, उनके खिलाफ उनके मुताबिक काम नहीं किया। और आप हजरात ने 20 साल तक ये जो असलहा उठाए और असलहा उठाकर आपने बच्चों को आपने नहीं बख्शा, औरतों को आपने नहीं बख्शा, उलमा को आपने नहीं बख्शा, और उसके जरिए आप ये बताइए 20 साल की जद्दोजहद में कोई अदना तब्दीली मुल्क के अंदर आ सकी। सेमिनार में करार दिया गया कि रियासत के खिलाफ मसरूफ़ अमल मुसल्लह गिरोह शरई अहकामात की मुखालफत कर रहे हैं। आपस की महाज आराई का फायदा इस्लाम और मुल्क दुश्मन कुव्वतों को हो रहा है। सेमिनार में इस अज़्म का इजहार किया गया कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद एक सफ में खड़े हैं। तफरीक अमेज रवैयों का हर सतह पर मुकाबला किया जाना जरूरी है। उलमा कराम ने दहशत गर्दी और फिरका परस्त तंजीमों की जानिब से नाम नेहाद जिहाद के नाम पर भत्ताखोरी को संगीन जुर्म करार दिया। उलमा ने जोर दिया कि अमन व अमान कायम करने वाले इदारों को इन जुराइम के खिलाफ एक्शन लेना होगा। सेमिनार के मुताबिक वतन अजीज में कायम तमाम दर्सगाहों का बुनियादी मकसद तालीम व तरबियत है।